Now let's start. Use your brain power. If the area ESF in the figure 1.4 is equal to the area ASB, what will you infer about the EF? तो हमने पिछले इसमें देखा कि जो एरिया हो रहा था स्वीप वो इक्वल हो रहा था। तो आगे इफ द एरिया ईएसएफ इन द फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया एएसबी, यानी ईएसएफ का जो एरिया जो हमने यहाँ पर देखा कि ई पॉइंट एफ पॉइंट का जो एरिया मतलब ई एस एफ ये जो एरिया है वो अगर एएसबी के एरिया के बराबर है, एएसबी के एरिया के बराबर है, तो व्हाट विल यू इन्फर अबाउट ईएफ? तो हम इन ईएफ के बारे में क्या बता सकते हो? तो उसी का सवाल आगे देखते हैं, हमें इसमें मिल जाएगा। तो देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। All the above considerations, including Kepler's laws, led Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. The force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑल द अबव कंसिडरेशंस इंक्लूडिंग केपलर्स लॉस लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। मतलब जो केपलर ने यहाँ पर हमने देखे केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो यहाँ पर हमने देखे, तो इन सारे लॉस की मदद से केपलर ने न्यूटन ने अपना एक लॉ बनाया जो कि हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसने एक लॉ प्रपोज किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। तो उसका कहना था कि यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है तो हर एक एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करता है। द फोर और वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two object and is inversely proportional to the square of the distance between them। आगे हम देखते हैं ये मैथमेटिकली ये कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट। जोहान्स केपलर वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ही स्टार्टेड वर्किंग as a helper with the famous astronomer Tycho Brahe in the Prague in 1600. After the sudden death of the Brahe in 1601, Kepler was appointed as a royal mathematician in his place. Kepler used the observations of the planetary positions made by the Brahe to discover the laws of the planetary motion. He wrote several books. His work was later used by the Newton in postulating his laws of gravitation। मतलब यहाँ पर जो जॉन्स केपलर थे, हम सबको पता है कि जॉन केपलर के जो हमने केपलर थ्री लॉज देखे, तो केपलर एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एज हेल्पर, मतलब उन्होंने हेल्पर के जैसा काम एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे को किया था। तो आफ्टर द सडन डेथ ऑफ द ब्राहे, मतलब ब्राहे जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1601 में, तो केपलर को एज अ रॉयल मैथमेटिशियन उसकी उनकी जगह पर अपॉइंट किया जाता है। तो केपलर क्या करता है, केपलर वो यूज the observations of the planetary positions made by the Brahe to discover the laws of the planetary motion। मतलब जो टाइको ब्राहे है, तो टाइको ब्राहे ने जो ऑब्जर्वेशंस प्लानिटरी मोशन के बारे में किए थे, तो उसके बारे में स्टडी करने का काम आगे केपलर ने किया। और केपलर ने इसके बाद बहुत सारी किताबें भी लिखी। हिज वर्क वाज लेटर यूज्ड बाय द न्यूटन इन पोस्टुलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो केपलर ने काम किया, जो केपलर ने तीन लॉज दिए, तो उसका इस्तेमाल न्यूटन ने आगे अपने लॉस अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करने में उसने मदद की। तो फिगर 1.5 shows two objects with the masses m1 and m2 kept at a distance d from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as। तो यही है जो केपलर का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो यही है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वी कैन राइट इट एज द force is equals to F is equals to G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि m1 और m2 ये यहाँ पर दो मासेस है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला है। द every and according to this series every object in the universe attracts every other object with a definite force।
This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. And that is the only way that he proposed the universal law of gravitation. That is, there are the two objects M1 and the M2. They are acting some force on each other, and they are separated by the distance d. So the force acted on the object is given by the universal law of gravitation, that is the F is equals to g m1 m2 upon d square. तो यहाँ पर g क्या है? G is the constant of the proportionality called as the universal gravitational constant. तो यहाँ पर g है जो g है वो constant of proportionality, that is the universal gravitational constant है. The above law means that if the masses of one object is double, the force between the two objects also double. यानी हमने यहाँ पर देखा कि यदि फोर्स जो है वो मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा. तो यहाँ पर कहा गया है लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो डबल. मतलब मास को अगर हम डबल कर दे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा. Also, if the distance is double, the force decreases by a factor of 4. और अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो मतलब आसानी से बात है कि यदि हम डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में का, तो उसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन कितना डिक्रीज होगा? तो डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4. यानी डिस्टेंस डबल हो जाने के बाद डबल यानी 2d का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो 4. तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4. तो 4 जो है वो डिस्टेंस का मतलब फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 4 टाइम्स से, यानी डिक्रीज हो जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द क्या है आगे? इफ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी द डी. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along the line joining the centers of the mass and d is taken to be the distance between the two centers of the mass. तो जो दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के जो सेंटर यदि हम यहाँ पर बात की जाए कि यदि दो बॉडीज कंप्लीटली स्फेरिकल है स्फेरिकल शेप में, तो जो फोर्स उन पर एक्ट होगा वो सेंटर ऑफ लाइन पर अट्रैक्ट होगा. तो इसी से आगे जब हम 11th 12th में देखते हैं तो एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास करके. तो सेंटर ऑफ मास वही है कि जो स्पेरिकल बॉडीज होती है तो उन पर जो एक्ट होने वाला जो फोर्स होता है उनके बीच में, तो वो सेंटर ऑफ लाइन पर एक्ट होता है. और यदि बॉडी इज नॉट स्पेरिकल और इरेगुलर शेप में, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ द मास एंड d is taken to be the distance between the two centers of the mass. From equation 2 it can be seen that value of the g is the gravitational force acting between the two masses kept at the this unit distance away from each other. Thus in SI unit, value of the g is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. तो वही जो जी की वैल्यू है, जी एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट की गई है हेनरी कैवेंडिश ने, तो ऐसा यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कैलकुलेशंस के इसमें काम में आती है. तो द वैल्यू ऑफ द जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने जो जी की वैल्यू कैलकुलेट की, तो उन्होंने मासेस यानी ये अर्थ एज अ कंसिडर करके उन्होंने, हमें सबको पता है कि अर्थ का जो मास है वो ह्यूज है, दैट इज 6 × 10⁻24 kg. दैट मीन्स दैट the value is used and calculated the g value, that is 6.673 into 10⁻11 Newton meter square kg square. तो ये SI यूनिट में